हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपिता गांधी की। ये नाम ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से गांधी जी और उनसे जुड़े हुए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जहां गांधी जी से सवाल न पूछे जाते हों। तो जाहिर सा बात है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएँ होंगी वहाँ पर गांधी जी से निश्चित तौर पर हम लोग सवाल का उम्मीद कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे, माता उनकी पुतली बाई थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह गोकुलदास मकानी, जो कि एक गुजरात के व्यापारी थे, उनकी पुत्री कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ये सब बातें आप जान रहे हैं। आप ये भी जान रहे होंगे कि गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के हाई स्कूल से की, बाद में भावनगर में उन्होंने उसके ऊपर की शिक्षा ली और फिर 1888 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ करके हिंदुस्तान वापस लौटे और फिर राजकोट में अपना वकालत शुरू किया। थोड़े समय के लिए बम्बई गए, फिर राजकोट आ गए। रीज़न ये था कि उनकी वकालत कुछ चल नहीं रही थी। पिता उनके पोरबंदर रियासत के दीवान थे, ये बात अवश्य जानना चाहिए क्योंकि इसका भी गांधी जी के जीवन पर असर है। गांधी जी ने वकालत को बहुत ईमानदारी से संभालने का काम नहीं किया था, इसीलिए शायद उनकी वकालत नहीं चल रही थी। लेकिन इसी बीच गांधी जी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला एंड कंपनी के द्वारा उनका मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका वो मात्र 6 महीना के लिए गए थे, लेकिन परिस्थितियों ने गांधी जी को वहाँ पर 1914 तक लगभग 20 वर्षों तक रोक कर रखने का काम किया। हालांकि बीच में गांधी जी 2 बार हिंदुस्तान भी आते हैं, व्यक्तिगत कारणों से या फिर राजनीतिक कारणों से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार नस्ल भेद का ज्ञान हुआ। गांधी जी इसके पहले इंग्लैंड में पढ़े थे, दीवान परिवार से संबंधित थे, तो वहाँ पर उनके साथ इस तरह का कोई भेदभाव, नस्लीय भेदभाव देखने को नहीं मिला था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में आते ही, जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रेन से उनको फर्स्ट क्लास के डब्बे से टिकट होने के बावजूद उतार दिया गया था। बाद में भी कई बार गांधी जी को इस तरीके से अपमानित होना पड़ा, नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे जो भारतीय मजदूर थे, जिनको कि गिरमिटिया कह करके पुकारा जाता था, उनकी स्थिति ने गांधी जी को अंततोगत्वा इस बात के लिए बाध्य किया कि वो दक्षिण अफ्रीका में रहे और समाज में, राष्ट्र में होने वाले इन बुराइयों के खिलाफ लड़े। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कई सारे काम किए। ये जो भी काम किए गए हैं ये हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस जस्ट एक छोटा सा चर्चा हम लोग गांधी जी पे कर ले। उसके बाद गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं। गांधी जी के विचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है, चाहे वो समाज हो, वो हमारा धर्म हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारी राजनीति हो, हमारे बीच उत्पन्न नैतिकता हो। ठीक है, ये सब चीज़ों पर गांधी जी ने अपने विचार खुल करके रखे। गांधी जी के इन्हीं विचारों को संकलित कर दिया गया, जिसको कि गांधीवाद कहा गया। 1931 में जब कराची में अधिवेशन हुआ था, तब गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकती है। हालांकि गांधी जी गांधीवाद नाम का कोई चीज़ है, इस बात का खुद भी खंडन करते हैं। और 1936 में उन्होंने खुद भी कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। वैसे भी वाद जो होता है वो एक निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर चलता है, लेकिन गांधी जी ने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपनी कार्यशैली को बदलने का काम किया। युद्ध, संघर्ष और विराम वाली स्थिति, कि युद्ध भी करना है, संघर्ष भी करना है, विराम भी करना है, फिर संघर्ष करना है, ये पद्धति गांधी जी अपना करके चलते थे। गांधी जी के विचारों में दृढ़ता थी। गांधी जी अपने आलोचनाओं से कभी नहीं डरते थे। आप कल्पना करें उस दौर में जब गांधी जी का भारत की राजनीति में पदार्पण हुआ, एक और बड़े बड़े नेता थे,
बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन उनके बावजूद गांधी जी ने अपना एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जिस तरीके से काम किया गया था, उस कार्य ने गांधी जी को एक विशिष्ट पहचान दी थी। उनकी अनोखी कार्यशैली थी जो सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। सत्याग्रह उनका हथियार था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वो अपने आंदोलन का हिस्सा मानते थे। और ये जो तमाम शब्द, हड़ताल, भूख हड़ताल, सत्याग्रह, असहयोग, ये जैसे गांधी जी के पर्याय बन करके नजर आते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे कांग्रेस में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि कांग्रेस को अपनी नीतियों से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और गांधी जी ने कुछ ऐसा ही किया। शुरुआत के कुछ आंदोलन जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट एक्ट, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, और धीरे धीरे गांधी जी के विचारों में, उनके आंदोलन के तरीकों में बदलाव होता चला गया। और फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरीके से संचालित किया कि देश की आज़ादी तक वो न रुके न थमे, निरंतर काम किया। आज हम लोग कई बार कई मौक़ों पर गांधी जी की आलोचना करते हैं, लेकिन आप कल्पना करें उस इंसान की जिसने कि निस्वार्थ तौर पर देश की सेवा की। अगर वो चाहते तो भारत की आज़ादी के बाद कोई भी पद और प्रतिष्ठा हासिल कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ये भी देखें कि एक पतला दुबला काया वाला व्यक्ति लाठी लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा रहता है, डटा रहता है, और अंग्रेज सरकार उनको इंपॉर्टेंस देती है। तो क्यों इंपॉर्टेंस देती होगी ये समझने का ज़रूरत है, न कि सिर्फ इस आधार पर कि गांधी जी के कारण ही आज़ादी मिल गई तो बाकी लोग कहाँ थे। निश्चित तौर पे ये योगदान सबका है, लेकिन इस बात से कदापि और कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांधी जी का योगदान सर्वोपरि है। अगर गांधी जी का योगदान नहीं होता तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था शायद वो उतना दिन भी सस्टेन नहीं कर पाता। गांधी जी की जो सोच थी वो बड़ा ही दूरदर्शी थी। जब असहयोग आंदोलन को उन्होंने, तब जब राष्ट्रव्यापी रूप से ये आंदोलन संचालित हो रहा था, अचानक जब गांधी जी ने आंदोलन को रोका तो उनकी आलोचना की गई। लेकिन गांधी जी राजनीतिक तौर पर चतुर थे। उन्होंने दूरदर्शिता का ध्यान रखा और उसका ध्यान रखते हुए ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्कालिक तौर पर स्थगित करने का काम किया था। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो अंग्रेजों को भी आंदोलन को कुचलने के लिए बम, गोला बारूद का मौका मिलता और राष्ट्रीय आंदोलन जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, क्योंकि आप याद करें, अगर पीछे आपने इतिहास पढ़ रखा है तो होम रूल लीग आंदोलन भी खत्म हो चुका था। एनी बेसेंट की नीति ढुलमुल हो गई थी और तिलक चले गए थे मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड। तो आंदोलन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। और अभी अभी जो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और फिर असहयोग आंदोलन के तौर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग हिंसा करते तो अंग्रेजों के तरफ से प्रति हिंसा होती और फिर आंदोलन वहीं का वहीं कुचल दिया गया होता। तो गांधी जी की जो सोच थी वो अपने काल से, अपने समय से बहुत आगे थी। हम और आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हमारी और आपकी, जब हम लोग आलोचना करते हैं तो हमारी बिसात क्या है। जब गांधी जी के जो घोर विरोधी थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने 1944 में उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना वैचारिक तौर पर मतभेद रखने वाले सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा। तो हम और आप गांधी जी की आलोचना करने वाले होते कौन हैं। गांधी जी की आलोचना तो बड़ी आसान है, शब्दों का खेल है, कुछ भी कह दो। लेकिन गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना आसान नहीं है। आज अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ और जब हम लोगों ने विश्व के बड़े बड़े महारथियों को राजघाट पर नंगे पांव गांधी जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते देखा, तो गर्व का जो वो माहौल था, जो वो पल था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे हम सब भारतीय गौरवान्वित हुए हैं। तो गांधी जी को समझने की आवश्यकता है। गांधी जी को सिर्फ एक मूर्ति मात्र मान करके और 2 अक्टूबर को माला चढ़ाने का काम नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संदर्भ में जो अपने विचार रखे वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। आज हर राजनीतिक दल गांधी जी के
विचारों को अपनाने की बात करता है, गांधी जी को अपना बताने का काम करता है, लेकिन गांधी के पद चिन्हों पर चलता हुआ वास्तव में कोई नजर आता नहीं है। गांधी जी का जो राजनीति था वो कहते थे कि धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकती है, और धर्म को उन्होंने कर्तव्य से जोड़ा था, न कि हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई से। लेकिन आज के परिदृश्य में हम लोग पाते हैं कि धर्म आधारित राजनीति किस कदर हमारे जीवन में हावी है। तो खैर, गांधी जी के विचार सर्वकालिक थे, उनका महत्व उस दौर में भी था, ये महत्व आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। खैर, ये एक अलग इशू है जहां हम लोग गांधी जी की आलोचना तो कर देते हैं लेकिन गांधी जी को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ये अलग एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा कंसर्न ये है कि गांधी जी से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करें। अभी इस वीडियो के तहत हम आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे जिसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को हम छूने का प्रयास करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन पहले से पूछे आ रहे हैं उनको भी रखने का प्रयास करेंगे, नए एंगल के साथ रखना शुरू करेंगे। नई चीज़ों को भी हम आपके लिए क्वेश्चन में लेकर के आएंगे, चाहे वो उनके सामाजिक विचार का आधार हो, उनके आर्थिक विचार का, उनके नैतिकता का, ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आएंगे। यहाँ पर एक बात और बताना आवश्यक है कि गांधी जी के ऊपर उनके परिवार का, उनकी माँ का, उनके पिता का तो प्रभाव था ही, इसके अलावा उपनिषद का, भागवत गीता का, वेद का बड़ा महत्व था। इसके अलावा जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थ्योरो, इनका भी बड़ा महत्व था। बाइबल भी उन्होंने पढ़ रखा था और बाइबल का पाठ जो पर्वत प्रवचन है उसका भी गांधी जी के जीवन पर बड़ा असर था। जैन और बौद्ध धर्म के विभिन्न तत्वों को भी गांधी जी ने अपने जीवन में आत्मसात करने का काम किया था। तो गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलू हैं। वो चाहते तो बड़ी ऐश से जीवन व्यतीत कर सकते थे, जैसा कि मैंने कहा था कि उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे, ठीक है, और इस स्थिति में मजदूरों वाली स्थिति नहीं थी कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में मजदूरों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो स्थिति गांधी जी के साथ तो व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो भी हालात उभर करके आए थे कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को संभालने के क्रम में आए थे। ये और बात है कि कुछ कड़वा अनुभव गांधी जी को वहाँ पर निश्चित तौर पर देखना पड़ा, लेकिन वो आराम से वापस लौट करके और जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण राष्ट्र मतलब पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि जब हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, गांधी जी नोआखाली में दंगाइयों को रोकने में लगे हुए थे और इन्हीं परिस्थितियों में माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। खैर, अब हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे। क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, उन तमाम चीज़ों को आप नोट कीजिए और गांधी जी से जुड़े हुए आने वाले दिन में जो सवाल आपके सामने आएंगे उसको आप सॉल्व करने की स्थिति में आइए। एक वीडियो में गांधी जी से जुड़ा हुआ सारा चीज़ हम बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा और लंबा वीडियो आपके लिए उबाऊ हो जाता है, आप शायद देखना पसंद न करें। तो इस वीडियो में इतनी बातों के बाद 10 क्वेश्चन और फिर अगला वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम लेकर के आएंगे। तो आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। गांधी जी पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय में हुई थी? ऑप्शन देख लें। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, भारतीय उच्च विद्यालय राजकोट, गुजरात उच्च विद्यालय राजकोट या फिर नोवेल्टी हाई स्कूल राजकोट। इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट, मतलब ऑप्शन ए। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू की। इसके बाद 18 साल में हाई स्कूल की परीक्षा को पास करने के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे भावनगर चले गए और फिर सितंबर 1888 में बंबई से इंग्लैंड गए और 1891 में वहां से बैरिस्टर की परीक्षा पास करने के बाद हिंदुस्तान आए और राजकोट में वकालत प्रारंभ किया। वकालत कुछ अच्छा नहीं चला, उसके बाद वो कुछ समय के लिए बंबई हाईकोर्ट भी गए, लेकिन परिणाम कमोबेश वैसा ही रहा। उसके बाद फिर से वो राजकोट आ गए थे। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई और उसके बाद बैरिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने शुरुआत राजकोट से ही किया था। नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका में किस यात्रा के दौरान गांधी जी को पीटर मारिट्जबर्ग नामक स्थान पर रेल के प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतार दिया गया था? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि किस स्थान पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन की पटरी ट्रेन के डब्बे से उतार दिया गया था? तो आंसर आपके क्वेश्चन में है पीटर मारिट्जबर्ग। ये किस यात्रा के दौरान हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सी,
डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में, और गांधी जी को पहली बार यहीं पर नस्ल भेद का एहसास हुआ कि किस तरीके से गोरे अंग्रेज भारतीयों के साथ या काले रंग के लोग जो होते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। यहां पर यह जान ले कि अप्रैल 1893 में जब गांधी जी मात्र 24 साल के थे, तब दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नामक एक फर्म के मुकदमे के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित किए गए थे दादा अब्दुल्ला के द्वारा। उनके द्वारा ही फर्स्ट क्लास के डब्बे में टिकट का रिजर्वेशन भी किया गया था, जहां से उनको पीटर मारिड्ज स्टेशन पर उतार दिया गया। खैर, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे एक केस के सिलसिले में, मात्र 6 महीना के लिए वहां गए थे, लेकिन 1914 तक फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रह गए। नंबर 3, अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी 2 बार किन किन वर्ष में भारत आए थे? सही उत्तर है इसका 1896 एवं फिर 1901। 1896 में वापस आए थे अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अफ्रीका ले जाने के लिए, और फिर 1901 में वो भारत आए थे। और भारत आने के बाद बाल गंगाधर तिलक से, फिरोज शाह मेहता से और गोखले से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जो हालात हैं उसके संदर्भ में इन नेताओं से चर्चा की, इनको बताने का काम किया था। तो 2 बार वो बीच में भारत आए थे, 1896 में और फिर 1901 में। नंबर 4, गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है 1894। अगर एक डेट के साथ हम लोग जाएं तो 22 मई 1894 को गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। दरअसल 1894 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटने वाले थे, क्योंकि जिस केस के सिलसिले में गए थे वो पूरा हो चुका था और वो लौटने वाले थे। लेकिन उसी दौरान नेटाल सरकार ने एक विधेयक प्रस्तावित किया, जिसके माध्यम से वहां लगभग 2 लाख भारतीय रंग भेद की नीति के तहत मतदान से वंचित कर दिए जाने वाले थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया और विरोध करने के क्रम में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का या फिर अफ्रीकी सरकार का, नेटाल सरकार का विरोध करने के लिए संगठन की आवश्यकता थी, और इस संगठन की आवश्यकता ने ही गांधी जी को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। यहां यह भी जान ले कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया कह करके पुकारा जाता था। दरअसल ये जो गिरमिटिया शब्द है ये एग्रीमेंट का टूटा फूटा रूप है, जो गिरमिट से बना हुआ है। एग्रीमेंट को टूटे फूटे शब्द में गिरमिट कहा गया और वहां से गिरमिटिया शब्द का इमर्जेंस हुआ या उसकी उत्पत्ति हुई। तो भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था, साथ ही भारतीय मजदूरों को कुली भी कहा जाता था, और गांधी जी को कुली बैरिस्टर की संज्ञा दी जाती थी दक्षिण अफ्रीका में। गिरमिटिया शब्द जो है उनके लिए या वैसे मजदूरों के लिए प्रयुक्त होता है जो 5 वर्ष या कम समय के लिए अनुबंध पर दक्षिण अफ्रीका भेजे गए थे। 5 वर्ष या उससे कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका एक एग्रीमेंट के तहत भेजे गए थे, उन्हीं को गिरमिटिया कहा जाता था। तो गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 के मई के महीने में किया था। नंबर 5, गांधी जी ने किस पुस्तक का अनुवाद गुजराती भाषा में सर्वोदय शीर्षक से किया था? सब ऑप्शन और सब के विषय में कुछ न कुछ जानकारी आपको यहां निश्चित तौर पर मिलेगी, आप उसको नोट जरूर कर लीजिए। गांधी जी ने किस पुस्तक का अनुवाद गुजराती भाषा में सर्वोदय शीर्षक से किया था? ऑप्शन ए, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। सबसे पहले तो ये जान ले कि इस किताब के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, और गांधी जी के ये प्रिय चिंतक माने जाते हैं लियो टॉल्स्टॉय। इस पुस्तक से ही गांधी जी ने अहिंसात्मक विचार सीखा कि सत्य के लिए जीना है। तो अहिंसा का जो विचार था वो लियो टॉल्स्टॉय की इसी पुस्तक से, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इससे उन्होंने सीखा। और फिर बता दें कि लियो टॉल्स्टॉय इनके प्रिय चिंतक थे। दूसरा किताब है अनटू दिस लास्ट। ये इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जॉन रस्किन। ये जो किताब था अनटू दिस लास्ट, 1896 में जब गांधी जी भारत आए थे उस दौरान वो भोपाल जा रहे थे, और भोपाल जाते समय ही ये पुस्तक उनके एक दोस्त पोलक ने उनको प्रदान किया था। तो
अनटू दिस लास्ट से ही गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा और उसी का गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से अनुवाद किया था। ऑप्शन सी को देखें तो इसका सही उत्तर है बी, अनटू दिस लास्ट। ऑप्शन सी को देखें, सरमन ऑन द माउंट, मतलब कि स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, पर्वत प्रवचन, इसका अर्थ हुआ द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इसका मतलब होता है स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। सरमन ऑन द माउंट ये बेसिकली बाइबल का एक अध्याय है और यहीं से गांधी जी ने यह सीखा था कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर बढ़ा दो। और ऑप्शन डी, सिविल डिसओबीडियंस, इस पुस्तक के लेखक थे हेनरी डेविड थ्योरो, जो कि अमेरिकन विचारक थे। उनके द्वारा सिविल डिसओबीडियंस लिखा गया था हेनरी डेविड थ्योरो के द्वारा, और इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर के ही गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा उनको इस पुस्तक से मिली थी। नंबर 6, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस पत्रिका में एक साप्ताहिक लेख के रूप में लिखा था? आप सबको पता है कि गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सबसे पहले ये जान ले कि उनकी ये जो आत्मकथा है वो कोई अलग से नहीं लिखी गई थी, बल्कि एक जो साप्ताहिक लेख था, एक पत्रिका में वो लिखते थे, उसी का संकलन करके बाद में उसको उनकी आत्मकथा का रूप दिया गया। और ये जो अधिकांश लेख उन्होंने लिखा जो कि बाद में उनकी आत्मकथा का आधार बना, वो यरवदा जेल पुणे में मुख्य तौर पर लिखे गए थे। अब ऑप्शन देखें, हरिजन। हरिजन 1933 में गांधी जी ने इंग्लिश में संपादित करना शुरू किया था। तो हरिजन का प्रकाशन 1933 में अंग्रेजी में। नवजीवन, ये इस सवाल का सही जवाब है। इसी में साप्ताहिक लेख वो लिखते थे जिससे बाद में उनकी आत्मकथा का निर्माण हुआ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नवजीवन जो है ये गुजराती में लिखा जाता था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन से प्रारंभ हुआ था और ये इंग्लिश और गुजराती में संपादित होती थी या प्रकाशित होती थी। तो 6 का सही उत्तर है बी, नवजीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, किस पुस्तक में गांधी जी ने लिखा है कि देश का वास्तविक शत्रु अंग्रेजी राज नहीं बल्कि समस्त आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है? ऑप्शन को देखें, इंडियन ओपिनियन अभी मैंने बताया 1904 डरबन से ये प्रकाशित हो रहा था। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने तब लिखा था जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और ये हिंद स्वराज पानी के जहाज में लिखा गया था। मूल रूप से हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई थी और इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज की व्याख्या की थी। तो इस सवाल का सही जवाब है हिंद स्वराज। यहां पर यह भी जान लें कि गांधी जी ने जब औद्योगिक सभ्यता को जिम्मेदार माना देश की समस्या के लिए, तो कुछ लोगों ने इसकी जबरदस्त आलोचना भी की और गांधी जी को अव्यवहारिक और आदर्शवादी कहा। लेकिन वास्तव में गांधी जी परिवर्तनवादी थे, वो रूढ़िवादी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मशीनी उद्योग से उन्हें बैर नहीं है, मशीनी उद्योग से उन्हें बैर नहीं है तब तक जब तक कि वह गरीबों की जीविका पर प्रहार नहीं करता है। गांधी जी का ये जो विचार था ये आज भी प्रासंगिक लगता है। वैश्वीकरण के इस दौर में, औद्योगिकरण के इस दौर में कई सारे गरीब जिनका कि घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग था, ये आज प्रतिस्पर्धा में कहीं टिक नहीं पा रहे हैं और उनके लिए रोजी रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो खैर गांधी जी ने यह बात हिंद स्वराज में कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने भारत में पहली बार किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल किया था? ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह 1917। आप सबको पता है कि राजकुमार शुक्ल जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे, उन्होंने ही बिहार के किसानों की, चंपारण के किसानों की स्थिति बताई, जहां की बंगाल के नील आंदोलन के समान ही स्थिति थी। यहां भी 3 कठिया प्रणाली थी जिसका कि नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो चंपारण सत्याग्रह, या ये इस सवाल का सही जवाब नहीं है।
खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से संबंधित था, कपास के किसानों से संबंधित था और इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी जी की सहायता वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने किया था, जो कि वहां के स्थानीय नेता थे। इस सवाल का सही जवाब है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। यहीं पर गांधी जी ने पहली बार मजदूरों के मोराल को या उनके क्या बोल सकते हैं उनको कि उनके नैतिकता को बढ़ाने के लिए, उनके हिम्मत को बढ़ाने के लिए पहली बार भूख हड़ताल भारत में किया था और फिर अंततोगत्वा वो वेतन में 35% वृद्धि की मांग स्वीकार कराने में सक्षम भी रहे थे। तो इस सवाल का सही जवाब है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ऑप्शन डी, रॉलेट सत्याग्रह 1919। यहां यह जान लें कि स्वतंत्रता आंदोलन का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में संचालित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस वर्ष सत्याग्रह या जिसको हम लोग अवज्ञा आंदोलन या जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इसका प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है 1906। क्यों यह शुरू किया यह भी जान लें। दरअसल ट्रांसवाल सरकार के द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया था। ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल सरकार के द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया था और इसके द्वारा भी भारतीयों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा था। गांधी जी ने इस कानून को खूनी कानून की संज्ञा दी, सत्याग्रह किया था इसी दौरान और खूनी कानून की संज्ञा जब उन्होंने दिया तो इसके लिए गांधी जी को 2 माह का सजा भी सुनाया गया था। तो गांधी जी को 2 माह की सजा मिली, लेकिन 1906 में पहली बार उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नंबर 10, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर है 1899। इसको नेशनल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स भी कहा जाता है। खैर, ये दरअसल हुआ इसलिए था कि 1899 से 1902 में इंग्लैंड जो था वो बोअर युद्ध में फंसा। उस दौरान घायलों की मदद करने के लिए गांधी जी ने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी। ये जो बोअर युद्ध था, तो बोअर कौन थे? बोअर थे डच मूल के वैसे लोग जो दक्षिण अफ्रीका में निवास करते थे। तो डच मूल के ये लोग थे और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते थे, जिनको कि बोअर कहा जाता था। गांधी जी को यहाँ उनके कार्यों के लिए बोअर वार मेडल भी दिया गया था, बाद में उनको जुल्लू वार मेडल भी दिया गया और गांधी जी के इन कार्यों से अंग्रेजों के मन में गांधी जी के प्रति एक लगाव, एक मोहब्बत, एक प्यार का जन्म भी हुआ कि गांधी जी जिस तरीके से उनके लिए काम कर रहे थे। तो इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन ही। अगला वीडियो में गांधी जी से जुड़ा हुआ और या लगभग सारे चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। जो बातें मैंने आपको बताई है इस दौरान, उसको आप जरूर नोट करने का काम कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां गांधी से जुड़े हुए मेन स्ट्रीम से जब वो राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाते हैं तब उनका योगदान कैसे कैसे रहा, इन चीज़ों पर हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नों के साथ बात करेंगे।